19 अप्रैल 1775 की अर्ली मॉर्निंग में 200 ब्रिटिश सोल्जर्स अंधेरे में निकलते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव रिबेल्स के छिपाए हुए हथियारों को ढूंढना और उन्हें सीज करना। पर इस ऑपरेशन की खबर कुछ लोकल्स को लग जाती है, तो लेक्संगटन में कुछ फार्मर्स और लोकल लोग इकट्ठा हो जाते हैं मस्केट गन्स के साथ ब्रिटिश को रोकने के लिए। जब इन दोनों गुटों का आमना सामना होता है, एक गोली चलती है। किस गुट ने ये गोली चलाई ये क्लियर नहीं है, पर इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और 8 अमेरिकन्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ब्रिटिश आगे बढ़ते हैं, पर अब तक पूरे कंट्री साइड में हंगामा मच जाता है। हजारों की तादाद में अमेरिकन्स इकट्ठा होते हैं ब्रिटिश को रोकने के लिए। पहली बार ब्रिटिश पे सीधा अटैक होता है और वो रिट्रीट करते हैं। शाम तक लगभग 300 ब्रिटिश सोल्जर्स या तो मिसिंग है या इंजर्ड या अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। ये इंसिडेंट ट्रिगर पॉइंट था अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। पर ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बीच ये नौबत आई क्यों? देखिए, यहाँ पर अमेरिकन्स से मेरा तात्पर्य वो लोग हैं जो ब्रिटेन से अमेरिका आए थे और अमेरिका में उन्होंने आके कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी। तो थे तो वो ब्रिटिश ही, पर क्योंकि वो अब अमेरिका आ गए थे तो इसलिए उनको हम अमेरिकन्स बुलाएंगे। तो ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बीच ये नौबत आई क्यों? क्यों अमेरिकन्स रेवोल्यूशन पे उतर आए और इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे उसी कंट्री से जहां से वो आए थे? इसकी पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। वर्जीनिया और जॉर्जिया सेटअप की गई टबैको और कॉटन कल्टीवेशन के बेस पे। पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डच की भी एक कॉलोनी थी अमेरिका में नॉर्थ में, जिसका नाम न्यू एम्स्टर्डम था। पर ब्रिटिश ने 1664 में डच को हरा के इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और इसका नाम चेंज करके उन्होंने न्यू यॉर्क रख दिया। इसी तरह डेलावेयर एक स्वीडिश कंपनी के थ्रू एस्टेब्लिश्ड कॉलोनी थी, इसको भी बाद में ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। मैसाचुसेट्स में कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे, तो उन्होंने अपनी एक नई कॉलोनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम उन्होंने कनेटिकट रखा। और बाकी बची हुई 3 कॉलोनीज थी साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और रोड आइलैंड। ये थी 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो अमेरिका में एस्टेब्लिश की गई। शुरू में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज के प्रति लीनियंट बिहेवियर रखा, मतलब लॉज और जो रूल्स और रेगुलेशंस को ज़्यादा कठोरता से एनफोर्स नहीं किया सिटीजन्स पे, और बहुत हद तक लीनियंट बिहेवियर रखा कॉलोनीज के प्रति। क्योंकि ब्रिटेन में इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस का समय था वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जा रहा था, इसीलिए उनका ध्यान कॉलोनीज पे थोड़ा कम था। और जो कॉलोनीज के लोग थे वो भी ब्रिटिश को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो ब्रिटिश सोसाइटी और ब्रिटेन से परेशान होकर अमेरिका आए थे। जैसे इनमें वो लोग थे जो रिलीजियस परसिक्यूशन से बच के अमेरिका आए। कुछ लोग वो थे जो ब्रिटेन में चल रहे क्लास सिस्टम से परेशान थे और उसमें बिलीव नहीं करते थे, तो उससे बचने के लिए अमेरिका आए। इनमें कुछ क्रिमिनल्स भी थे। ब्रिटेन ने सोचा कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको ब्रिटिश जेल्स में रखेंगे तो उनको पालने का खर्चा होगा, तो जजेस ने और जेलर्स ने सोचा इनको अमेरिका भेज देते हैं। तो क्रिमिनल्स थे जो अमेरिका आए, तो ज़्यादातर वो लोग थे
जो ब्रिटेन से खुश नहीं थे या जिनकी सोच थोड़ी सी अलग थी एक आम ब्रिटिश के मुकाबले। तो ये लोग अमेरिका आए। ब्रिटिश शुरू में इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, पर टाइम टू टाइम लॉज बनाते रहते थे अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। जैसे इन्होंने नेविगेशन लॉज बनाए। इन लॉज के तहत अमेरिका में जो भी ट्रेड होगा वो या तो ब्रिटिश शिप्स के थ्रू होगा या आयरिश शिप्स होंगी या कॉलोनीज की शिप्स होंगी। इन्हीं शिप्स के थ्रू कॉलोनीज में ट्रेड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अदर शिप कॉलोनीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। दूसरे इन्होंने ट्रेडिंग रेगुलेशंस बनाए। पहला रेगुलेशन ये था कि कुछ रॉ मटेरियल्स थे जो कॉलोनीज हैं वो सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकती है, किसी और कंट्री को वो ये रॉ मटेरियल्स नहीं बेच सकती। तो जो अमेरिकन बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि फ्रेंच और डच कई रॉ मटेरियल्स के लिए ज़्यादा दाम देने को तैयार थे, पर ट्रेडिंग रेगुलेशंस की वजह से अमेरिकन बिजनेसमैन उनको बेच ही नहीं पा रहे थे। एक और रेगुलेशन था ट्रेडिंग रेगुलेशन में कि जो भी सामान कॉलोनीज ट्रेड करेंगी वो ब्रिटिश ट्रेडर्स के थ्रू ही होना चाहिए। तो प्रॉफिट में सीधा एक हिस्सा एक ब्रिटिश ट्रेडर का हो गया। तो एक अमेरिकन ट्रेडर को अगर किसी डच ट्रेडर के साथ मान लो ट्रेड करना है तो वो सीधा ट्रेड नहीं कर सकते, उनको थ्रू ब्रिटिश ट्रेडर ट्रेड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में सीधा एक हिस्सा ब्रिटिश ट्रेडर का हो गया। ऐसे इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस उन्होंने बनाए, क्योंकि ब्रिटिश बिजनेसमैन जो थे वो कंपटीशन नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कॉलोनीज बेच सकती थी उन पर बैन लगा दिया। जैसे अमेरिका कोई भी वुलन क्लोथ्स नहीं बेच सकता 1689 के रेगुलेशन के तहत। 1732 में अमेरिका से आने वाली हैट्स पर बैन लगा दिया गया। 1750s में अमेरिकन बिजनेसमैन को अमेरिका से आने वाले आयरन से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था, इसीलिए उसको भी बैन कर दिया गया। अब आप इन लॉस के थ्रू सोचो कि ब्रिटिश की सोच क्या है, पर अब तक अमेरिकन्स ने ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई और इन लॉस का ज़्यादा विरोध भी नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो थे वो लॉस तो बना रहे थे पर उनको स्टर्नली इन लॉस को इम्पोज नहीं कर रहे थे। तो अमेरिकन्स ने इन लॉस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका काम चल रहा था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश ने अमेरिकन्स को एक्सप्लॉइट करने वाले लॉज पास भी किए और उनको स्टर्नली इम्पोज भी किया। इसके पीछे रीजन था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुई 7 years ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1754 में वॉर शुरू हो जाती है। इस वॉर के पीछे कई कारण थे, पर मेजरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और कॉलोनियल इश्यूज थे। वॉर 1754 में ही शुरू हो जाती है, पर इस वॉर की डिक्लेरेशन 1756 में होती है। इस वॉर को 7 सालों तक 3 कॉन्टिनेंट्स पे लड़ा जाता है, एशिया में, इंडिया में, अमेरिका में और यूरोप में। ब्रिटेन ने फ्रांस को 1763 में हराया और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की। इस ट्रीटी के तहत फ्रांस कनाडा का कंट्रोल ब्रिटेन को दे देते हैं। ब्रिटेन ने डच और ब्रिटिश बैंक से डेट लिया था ये वॉर लड़ने के लिए, और वॉर की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी इस हालात में नहीं थी कि वो ये लोन की भरपाई कर सके। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर हमने कॉलोनीज को प्रोटेक्ट किया, तो ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो वॉर से हुए नुकसान में अपनी भरपाई दे। इसलिए इन्होंने कॉलोनीज पे बहुत सारे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थ्रू वेरियस एक्ट्स, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि कॉलोनीज इन एक्ट्स को फॉलो करेगी और ब्रिटिश इकोनॉमी को फाइनेंशियल बैंक्रप्सी से बचाएगी। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज ग्रीनविल ने ब्रिटिश इकोनॉमी को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए सबसे पहले 2 नेविगेशन लॉज जो थे उनको स्टर्नली इम्पोज करना शुरू किया कॉलोनीज पे। उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को भी अमेरिका में डिप्लॉय किया और उनको ये
हिदायत भी दी गई कि उन्हें स्मगलिंग को बिल्कुल खत्म करना है कॉलोनीज में। वो किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च भी कर सकते थे अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगता था। दे हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी एक्ट इज फॉलोड प्रॉपर्ली। सबसे पहला स्टेप तो उन्होंने ये लिया। दूसरा, उन्होंने शुगर एक्ट लागू किया 1764 में। इस एक्ट के तहत कॉलोनीज जो मोलाजेस इंपोर्ट कर रही थी उस पे अब उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी। मोलाजेस एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जिससे शुगर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कॉलोनीज जो थी अभी तक मोलाजेस बहुत ही कम प्राइसेस में डच और फ्रेंच से ले रही थी, पर अब नेविगेशन लॉस की वजह से ना तो वो कम प्राइसेस पे मोलाजेस किसी और से ले सकती थी और अब उन्हें इस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी भी देनी है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई इस एक्ट से। तीसरा, इन्होंने 1765 में स्टैम्प एक्ट लगाया। स्टैम्प एक्ट के तहत जो पेपर कॉलोनीज में आ रहा है उस पे कॉलोनीज को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा और सब चीज़ों में यही ऑफिशियल पेपर यूज़ किया जाएगा, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो लीगल काम हो, न्यूज़पेपर हो, यहाँ तक कि प्लेइंग कार्ड्स में भी यही पेपर यूज़ किया जा रहा था। इसकी वजह से इन सब चीज़ों की कीमत भी बहुत बढ़ गई। स्टैम्प एक्ट में एक और प्रोविजन था कि जो स्टैम्प एक्ट को तोड़ेगा उसका ट्रायल बिना किसी ज्यूरी के होगा और जज फाइनल फैसला सुनाएंगे। तो इससे अमेरिकन्स की डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ी। इन लॉज के खिलाफ अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए इन लॉज के खिलाफ और लोगों ने ढूंढ कर स्टैम्प पेपर जला दिया। जिन स्टोर्स ने स्टैम्प पेपर को रखा हुआ था उन स्टोर्स को भी जला दिया गया। अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने इन एक्ट्स के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी स्पीचेस दी। उनका कहना बेसिकली ये था कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन टैक्सेशन इज लाइक एनस्लेविंग द पीपल। मतलब बिना हमारे कोई रिप्रेजेंटेशन के अगर आप हमें टैक्स कर रहे हो तो इसका मतलब आप हमें एनस्लेव करना चाह रहे हो। इसी से एक बहुत फेमस स्लोगन निकल के आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका बेसिकली मतलब ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिकन कोई रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, पर फिर भी आप पे एक्ट्स और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है दैट यू डोंट केयर व्हाट अमेरिकन पीपल हैव टू से, व्हाट आर देयर इश्यूज, यू डोंट वांट टू लिसन टू देम। मतलब ब्रिटिश अमेरिकन लोगों के जो इश्यूज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सुनना नहीं चाहते और अमेरिकन्स की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, उससे ब्रिटिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर टैक्स और एक्ट्स वो लगा सकते हैं अमेरिकन्स पे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन से कि वो ब्लाइंडली ये टैक्सेस भरते रहें और ब्लाइंडली इन एक्ट्स को फॉलो करें। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई। अक्टूबर 1965 में 9 अमेरिकन कॉलोनीज ने न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस को स्टैम्प एक्ट कांग्रेस बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कशन की गई कि ब्रिटिश सरकार अमेरिकन कॉलोनीज पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती। वो अपने आप को ब्रिटिश क्राउन का लॉयल जरूर मानते थे, पर क्योंकि इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए ये कोई भी टैक्स देने के खिलाफ थे। और इतने ज़्यादा ऑपोजिशन की वजह से वहाँ ब्रिटेन में ब्रिटिश बिजनेसेस की हालात बहुत ही खराब हो चुकी थी। अमेरिकन्स ने इंपोर्ट्स बहुत हद तक कम कर दिए थे और ब्रिटिश गुड्स को वो बॉयकॉट करने लगे थे। इसकी वजह से ब्रिटिश बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और कई बिजनेसेस तो बंद होने के कागार तक आ गए थे। ब्रिटिश सरकार ने भी इतना ज़्यादा ऑपोजिशन कॉलोनी से एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनका सोचना था कि वॉर के दौरान हमने कॉलोनीज को प्रोटेक्ट किया है तो वो वॉर से हुए नुकसान की भरपाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। पर अमेरिकन्स का सोचना था कि ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करा है, उन्होंने जितना उनका कंट्रीब्यूशन बनता था उतना उन्होंने वॉर में पहले ही वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर इतने ज़्यादा ऑपोजिशन की वजह से और ब्रिटिश बिजनेसेस की हालात देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1766 में
स्टैम्प एक्ट को एनल कर दिया, यानी हटा दिया। ग्रीनविल की सरकार के बाद एक नई सरकार बनी और इस सरकार के चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जा सकता है, वो बने चार्ल्स टाउनशेंड। इन्होंने बहुत सारी आइटम्स जो अमेरिकन्स इंपोर्ट करते थे उन पे ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी, जैसे ग्लास, लीड, पेपर, पेंट और टी। फिर इन्होंने एक और एक्ट पास किया, न्यूयॉर्क रिस्ट्रेनिंग एक्ट, जिसके तहत इन्होंने न्यूयॉर्क की असेंबली को कोई भी लॉ पास करने से रोक दिया जब तक कि वो कॉर्टरिंग एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। कॉर्टरिंग एक्ट के तहत जितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स अमेरिका में डिप्लॉयड हैं, उनका रहने खाने पीने का खर्चा अमेरिकन कॉलोनीज को उठाना होगा। और क्योंकि उन्होंने अभी तक उनके ड्यूज नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क रिस्ट्रेनिंग एक्ट उन पे लगा दिया। पर अब अमेरिकन्स में एक तरह का कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि उन्होंने स्टैम्प एक्ट रिपील करवा लिया था। तो उन्होंने बोला अब जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा, नहीं तो प्रोटेस्ट और राइट्स होंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इन एक्ट्स के खिलाफ राइट्स किए, प्रोटेस्ट की। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान 5 मार्च 1717 को कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स ने अमेरिकन्स पे गोलियां चला दी। इस इंसिडेंट में 5 अमेरिकन्स की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट को अमेरिकन्स ने बॉस्टन मैसेकर बुलाया और सारे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया। कई पेट्रियाटिक अमेरिकन्स ने तो सारे गुड्स अमेरिका में ही बनाने तक का सुझाव दिया, ताकि उन्हें किसी और पे डिपेंड ही ना होना पड़े। इसी दौरान टाउनशेंड की डेथ हो गई और नई सरकार बनी लॉर्ड नॉर्थ की। इन्होंने सारे गुड्स से ड्यूटी हटा दी, टी को छोड़ के। अब आप देखिए, ब्रिटिश ने सारे गुड्स से ड्यूटी तो हटा ली, पर टी पे फिर भी छोड़ दी। तो जो अमेरिकन्स थे वो लिबरल और इंडिपेंडेंट विचारों के थे। इनके जो लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका सोचना था कि हम बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के किसी भी चीज पे ड्यूटी नहीं देंगे। तो सिर्फ टी पर भी ड्यूटी देना उन्हें सही नहीं लग रहा था। उनके हिसाब से टी पर भी ड्यूटी देना गलत था। ये प्रिंसिपल की बात है। सिर्फ टी पर भी वो ड्यूटी क्यों दे, जब उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश सरकार में नहीं है तो। और कह सकते हैं ये ब्रिटिश की एक स्ट्रेटेजी थी अमेरिकन्स को डिवाइड करने की, क्योंकि अमेरिका में 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग जो ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट थे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने सारी सामानों से ड्यूटीज हटाई, तो उन्होंने एक तरह से उन अमेरिकन सपोर्टर्स को प्लीज करना चाहा जो उनकी तरफ थे, ताकि उनका विश्वास और बढ़ जाए कि देखो, ब्रिटिश सरकार ने सारे सामानों पर ड्यूटी हटा तो ली, सिर्फ एक टी पे ही तो छोड़ी है। पर जो ऑपोजिशन वाले थे अमेरिका में ही, उनका कहना था कि हम सिर्फ एक चीज पर भी ड्यूटी क्यों दे, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव तो ब्रिटिश सरकार में है नहीं। तो एक तरह से वो, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी इन दोनों ग्रुप्स में डिवाइड पैदा करने की और इस डिवाइड को ज्यादा बढ़ा के उसको कैपिटलाइज करने की। फिर एक मेजर इंसिडेंट होता है। अब आप याद रखिए, टी से अभी तक ड्यूटी नहीं हटाई गई है और अमेरिकन्स सबसे ज्यादा टी ही इंपोर्ट करते थे। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज्यादा टी का स्टॉक पड़ा हुआ था और अमेरिकन्स टी बहुत ही भारी मात्रा में इंपोर्ट करते थे। तो लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा कि ये जो इतना स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको अमेरिका भिजवा दिया जाए, स्टॉक यूज भी हो जाएगा और अमेरिकन्स को टी भी मिल जाएगी। तो इसे अमेरिका भेजा गया। पर कुछ पेट्रियाटिक अमेरिकन्स रेड इंडियंस की तरह बनके बॉस्टन हार्बर पहुंचते हैं, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज लगा हुआ था। उस जहाज पे टी के बहुत सारे बॉक्सेस पड़े थे डिलोडिंग के लिए। तो ये जो अमेरिकन्स थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पे चढ़ते हैं और सारे बॉक्सेस टी से भरे हुए
पानी में बहा देते हैं। इस इंसिडेंट को अंजाम दिया था एक ग्रुप ने जो अपने आप को सन्स ऑफ लिबर्टी बुलाते हैं। इस इंसिडेंट को बोस्टन टी पार्टी के नाम से बुलाया गया हिस्ट्री में, और ये इंसिडेंट पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गया। इस इंसिडेंट के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने बोस्टन पोर्ट को क्वारंटीन कर दिया। अब वहां से कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता जब तक ये क्वारंटीन हटेगा नहीं। दूसरा, उन्होंने जितने भी मर्डर केसेस अमेरिकन कोर्ट्स में चल रहे थे उनको ब्रिटिश कोर्ट्स में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्यूबेक शहर जिसको उन्होंने फ्रांस के खिलाफ वॉर में जीता था, उसकी बाउंड्रीज इन्होंने ओहायो रिवर तक एक्सटेंड कर दी। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश ने कॉलोनिस्ट को मना किया था कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं कर सकते, मतलब इधर और नहीं जा सकते आप। अमेरिका तो बहुत बड़ा था, कॉलोनीज अभी सिर्फ अमेरिका के कुछ पार्ट में ही थी, तो ब्रिटिश ने उनको एक्सपेंशन करने से मना किया था। पर ये जो उन्होंने स्टेप लिया, ओहायो रिवर तक क्यूबेक की जो बाउंड्रीज वो ले आए थे, इससे वो खुद ही एक्सपेंशन करने लगे थे और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट को एक्सपेंशन नहीं करने दे रहे थे, पर फ्रेंच कैनेडियंस का उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया। इन सब की वजह से वर्जीनिया ने उसने एक मीटिंग की रिक्वेस्ट सारी कॉलोनीज को भेजी, जिसमें वो ये डिस्कस करना चाहते थे कि ब्रिटिश से किस तरह से डील करना है। इस मीटिंग को उन्होंने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाया। पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 सितंबर में मिली फिलाडेल्फिया में। इस कॉन्फ्रेंस में सारी कॉलोनीज ने भाग लिया, सिर्फ जॉर्जिया को छोड़ के। इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव फुल इंडिपेंडेंस मांगना नहीं था, वो सिर्फ ब्रिटिश से अपनी कंप्लेंट्स और अपने राइट्स शेयर करना चाहते थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो भी डिसीजंस लिए गए उनकी एक डिक्लेरेशन बना के इन्होंने इंग्लैंड भेजी। इसमें इन्होंने डिमांड की कि 1765 के बाद जो भी एक्ट्स ब्रिटिश ने लगाए हैं उन सबको अनल किया जाए, और अगर उनकी मांगे ना मानी जाए तो सारे ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करने का डिसीजन भी इन्होंने इस डिक्लेरेशन में मेंशन कर दिया। और फ्यूचर में भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बुलाने का डिसीजन लिया गया। अमेरिकन लीडर्स वैसे तो इस प्रॉब्लम का पीसफुल सोल्यूशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिक्लेरेशन ब्रिटेन भेजा था टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। पर क्योंकि कॉलोनीज में और ब्रिटिश के बीच में फ्रिक्शन इतना बढ़ गया था, तो वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने लोगों की ट्रेनिंग करवानी शुरू की, कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशंस इकट्ठे करना शुरू किए जस्ट फॉर सिक्योरिटी। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहने का उनका इरादा था, इनिशिएट करने का इरादा उनका बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिश को एक दिन पता लगा कि रिबेल्स ने कुछ हथियार कॉनकॉर्ड में छुपा के रखे हैं, तो ब्रिटिश जनरल थॉमस गेज ने ट्रूप्स को भेजा इन हथियार को कैप्चर करने के लिए। 19 अप्रैल 1775 को अर्ली मॉर्निंग 700 ब्रिटिश सोल्जर्स निकलते हैं इन हथियारों को कैप्चर करने के लिए, लेकिन कई लोकल लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता लग जाता है। तो ब्रिटिश को रोकने के लिए लेक्सिंगटन में कुछ लोकल फार्मर्स और कुछ लोकल लोग इकट्ठा होते हैं मस्केट गन्स के साथ। जब इन दोनों ग्रुप्स का सामना हुआ तो एक गोली चलती है, किसकी तरफ से ये पता नहीं, पर इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और इस इवेंट में 8 अमेरिकन की जान चली जाती है। ब्रिटिश आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, पर अब तक पूरे कंट्री साइड में हंगामा मच जाता है। हजारों की तादाद में अमेरिकन इकट्ठे होते हैं ब्रिटिश का सामना करने के लिए, और इतना ऑपोजिशन देख के ब्रिटिश रिट्रीट करना शुरू करते हैं। शाम तक 300 ब्रिटिश सोल्जर्स या तो मिसिंग हो जाते हैं, या इंजर्ड होते हैं, या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये इंसिडेंट एक ट्रिगर पॉइंट था। यहाँ से अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू। मई 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मिलती है। इसमें सारी कॉलोनीज हिस्सा लेती हैं एक्सेप्ट जॉर्जिया, और 5 जुलाई 1775 को ये एक पिटिशन अडॉप्ट करते हैं
जिसका नाम है ऑलिव ब्रांच पिटिशन। इसके तहत ये ब्रिटिश किंग जॉर्ज 3 से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए और वॉर टल जाए। 8 जुलाई 1775 को ये पिटिशन इंग्लैंड भेजी जाती है और इसके जवाब में ब्रिटिश कॉलोनीज पे प्रोहिबिटरी एक्ट्स लगाती है, जिसके तहत कॉलोनीज का सारा इंटरनेशनल ट्रेड बंद किया जाता है। अब अमेरिकन कॉलोनीज को समझ आ गया था कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ अपॉइंट करती है और ये सबसे पहले बैटल ऑफ क्यूबेक लड़ते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। ये बैटल कॉलोनीज के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो वेल ट्रेंड थे, उनके पास सारे तरह के इक्विपमेंट्स और हथियार थे, और जो अमेरिकन्स थे वो इतने वेल ट्रेंड नहीं थे वॉरफेयर में, उनके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, इसलिए ये लड़ाई इनके लिए एक डिज़ास्टर साबित हुई। इससे अमेरिकन्स को एक बात समझ आती है कि अगर उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है तो उन्हें फॉरेन एड की ज़रूरत होगी, पर फॉरेन एड उन्हें तभी मिलेगा जब वो ब्रिटिश से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे, नहीं तो जो फॉरेनर्स हैं वो इसको इनका इंटरनल मैटर मानेंगे। लेकिन अगर ये लोग ब्रिटिश से अपने सारे रिश्ते तोड़ दें तो इनको फॉरेन एड आसानी से मिल सकता है। तो इन्होंने 13 कॉलोनीज ने मिलकर डिसाइड किया कि अब उन्हें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए। इन्होंने एक कमेटी बनाई और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ड्राफ्ट करने का काम उसे सौंपा और 13 कॉलोनीज ने 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं लिखा कि अमेरिकन्स ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, इसमें वो ऐसा क्यों उनको करना पड़ रहा है, उसके पूरे रीजंस और उनके क्या मतभेद हैं ब्रिटिश से, सब कुछ डिटेल में उन्होंने लिखा। उनकी क्या सोच थी, उनकी सोच किस तरह से ब्रिटिश से अलग थी, उनकी फिलॉसफी ब्रिटिश से किस तरह से अलग थी, और वो अपने देश के बारे में क्या सोचते थे, और ब्रिटिश किंग ने क्या क्या गलतियां की, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल में इस डॉक्यूमेंट में लिखा। जैसे इस कुछ पार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness। और इसमें लास्ट में लिखा है, We therefore the representatives of the United States of America in General Congress assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do in the name and by authority of the good people of these colonies solemnly publish and declare that these united colonies are and of right ought to be free and independent states। तो उन्होंने क्लियरली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बीच जो लड़ाई लेक्सिंगटन में स्टार्ट हुई और क्यूबेक में आगे बढ़ी, वो अब फुल फ्लेज्ड वॉर बन चुकी थी। अमेरिका की तरफ से जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन पुअरली ट्रेंड 19,000 सोल्जर्स के साथ ब्रिटिश के वेल ट्रेंड 32,000 सोल्जर्स से फाइट कर रहे थे, और उनके लीडर थे विलियम हो। विलियम हो ने जॉर्ज वॉशिंगटन को सबसे पहले लॉन्ग आइलैंड में हराया और न्यूयॉर्क को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बैटल्स जनरल वॉशिंगटन को हराई, पर जनरल वॉशिंगटन कुछ बैटल्स हारे थे पर वॉर नहीं। उन्होंने ब्रिटिश को सैरागोटा में हराया और सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। ये वॉर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद बाकी यूरोपियन स्टेट्स को अमेरिकन्स में कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इनका लड़ाई में साथ दे दें तो ब्रिटिश की हार पक्की है। सबसे पहले फ्रांस अमेरिकन्स के साथ जुड़े 1778 में, क्योंकि उनको अपनी
7 इयर्स वॉर में हुई हार का बदला भी लेना था। उसके बाद स्पेन और नीदरलैंड्स ने इनको ज्वाइन किया क्योंकि वो फ्रांस के एलाइज थे। क्योंकि ब्रिटिश डिसीजन मेकर्स जो थे वो ब्रिटेन में थे और लड़ाई अमेरिका में हो रही थी, इसकी वजह से लड़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आई। कम्युनिकेशन में डिले आ रहा था और जो सोल्जर्स अमेरिका में भी लड़ रहे थे उनमें कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी। और दूसरी तरफ फ्रेंच नेवी ने सी में ब्रिटिश नेवी की बुरी हालत कर रखी थी। चैलेंजेस अमेरिकन्स के लिए भी थे, इनके पास सप्लाई बहुत लिमिटेड थी और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनको आ रही थी वो हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से आ रही थी। इनके बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से हुई, पर्टिकुलरली विंटर वेदर की वजह से इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। विंटर्स में सरवाइव करना बहुत मुश्किल इनको पड़ रहा था। पर आखिरी में अमेरिकन्स ने 1783 में ब्रिटिश को हराया और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करवाई, जिसमें ब्रिटिश ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया और उनकी टेरिटरी जो साउथ ऑफ कनाडा से लेके नॉर्थ ऑफ फ्लोरिडा थी और अटलांटिक से लेके मिसिसिपी तक थी उसको भी माना। अमेरिकन रेवोल्यूशन मैनकाइंड की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है। यह शो करता है पावर ऑफ पीपल। एक कंट्री को उसी तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से उस कंट्री में रहने वाले लोग चाहते हैं। कोई मोनार्क या ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, मतलब पावर लोगों के हाथों में होनी चाहिए, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स या किसी एक मोनार्क या किंग के हाथों में नहीं। इसी के बेस पे अमेरिकन्स ने अमेरिका को एक रिपब्लिक बनाया। रिपब्लिक का मतलब है एक कंट्री जिसमें पावर पीपल के पास है और वो उस पावर को यूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्ट करते हैं जो उनकी आवाज उठाएंगे और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई लीडर बनता है। और अगर लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो पावर है वो उस कंट्री की जनता के पास है, किसी एक किंग के पास नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास नहीं, पर समाज और लोगों के पास। इसी से प्रभावित होके जो फ्रेंच सोल्जर्स अमेरिकन्स के साथ लड़े थे, जब वो वापस फ्रांस गए, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच फ्रांस की सोसाइटी में हुए। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसकी पूरी स्टोरी। अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑल्सो शोज अस द पावर ऑफ आइडियाज एंड मैनिफेस्टेशन। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही तो है। जब कॉलोनीज ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया तब वो वाकई में इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, ये उनकी मैनिफेस्टेशन थी। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट माना और उसी तरीके से उन्होंने एक्शन लिया और उसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया था वो सच हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑल्सो शोज अस हाउ इम्पोर्टेंट इज यूनिटी ऑफ पीपल इन डिमांडिंग देयर राइट्स। लोगों में एकता होना कितना जरूरी है अपने राइट्स डिमांड करने के लिए। अगर लोगों में एकता नहीं होगी और किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो होते रहेंगे, क्योंकि एक एंटिटी को दबाना बहुत आसान होता है, पर अगर पूरी जनता यूनाइट होके अपने राइट्स डिमांड करे तो उन्हें वो राइट मिलके ही रहेंगे। ये शो करता है कि यूनिटी ऑफ पीपल कितना इम्पोर्टेंट है एक नेशन के लिए। किसी एक के भी राइट्स गलती से भी वायलेट नहीं होना चाहिए, और अगर वायलेट हो रहे हैं तो सब लोगों को यूनिटी दिखा के उन राइट्स के लिए आवाज उठानी चाहिए। आपके आपस में मतभेद हो सकते हैं, पर नेशन की ग्रोथ के लिए आपको इकट्ठा आना ही पड़ेगा। यही थी कहानी अमेरिकन रेवोल्यूशन की और इससे हमने क्या सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।